चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जी गुड इवनिंग। हम लोग बात कर रहे हैं व्यवहारवादी सिद्धांत की। आधा कल हमने बात की थी, जहां छोड़ा था उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। एक बार संक्षेप में रिवाइज कर लें जो कल पढ़ा था और फिर आगे बढ़ाएंगे। हमने देखा है व्यवहारवादी सिद्धांत मानव संबंध सिद्धांत या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का अपग्रेडेड वर्जन है। चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, अब्राहम मैस्लो जैसे कई सारे विद्वान जो व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक और समर्थक विद्वान हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत ने संगठन में कार्यरत व्यक्ति की मानसिक अवस्था या मनोदशा का अध्ययन किया है। दो आधारों पर अध्ययन किया है, व्यक्तिगत और सामूहिक। फिर उसके बाद हमने कुछ विशेषताओं की बात की थी व्यवहारवादी सिद्धांत की, कि कैसे ये अनुभव मूलक अध्ययन, वास्तविकताओं की बात करता है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर बल देता है, अध्ययन की इकाई बहुत सूक्ष्म या माइक्रो है, व्यक्ति के व्यवहार से जुड़े किसी एक दो पहलुओं की स्टडी करता है। मानव संबंध और व्यवहारवाद में क्या समानताएं असमानताएं, हम उसकी बात कर रहे थे, जो ऑलरेडी भी हम चर्चा कर चुके हैं खुली प्रणाली के रूप में। फिर हमने देखा था कि मेयो को फर्स्ट बिहेवियरलिस्ट या प्रथम व्यवहारवादी कहा गया है। क्यों? कई विद्वान मेयो से ही शुरुआत मान लेते हैं व्यवहारवाद की। मेयो बर्नार्ड लगभग समकालीन रहे हैं, तो एक ही साथ आए हैं दोनों सिद्धांत, समय एक ही है, कई सारी समानताएं हैं दोनों में और कुछ मूलभूत अंतर भी, क्योंकि मानव संबंध को बस अपग्रेड किया है कुछ मामलों में व्यवहारवादी सिद्धांत ने। तो उसी आधार पे हम बात कर रहे थे कि मेयो को प्रथम व्यवहारवादी कहा जाता है और या व्यवहारवाद को नव मानव संबंधवाद, न्यू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की संज्ञा दी जाती है। तो इनका आपस का संबंध या रिलेशन हमने देखा था। और तब फिर हम चेस्टर बर्नार्ड के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। 1938 में बर्नार्ड की पुस्तक आई फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जिससे हमें पता लगे बर्नार्ड के विचार। साथ में और एक किताब थी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो 1948 में आई। बर्नार्ड में हमने देखा था कि इनका भी डबल रोल है, ये व्यवहारवादी भी हैं और साथ में व्यवस्थावादी भी हैं, ये सिस्टम अप्रोच से भी जुड़े हुए विद्वान हैं। बर्नार्ड के पहले योगदान की कल हमने बात की थी, संगठन एक सहकारी व्यवस्था, और इसी से जुड़ा था योगदान प्रतिफल संतुलन नियम। बर्नार्ड ने यह प्रश्न उठाया था कि कैसे एक संगठन का जन्म होता है या क्यों कोई व्यक्ति किसी संगठन का सदस्य बनता है। और फिर उसके उत्तर में बर्नार्ड ने बताया था कि व्यक्ति के कुछ लक्ष्य या उद्देश्य हैं, अकेला प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि कुछ सीमाएं भी हैं, तो इसलिए व्यक्ति ऐसे संगठन से जुड़ता है जहां उसे लगता है कि उसकी सीमाएं दूर होंगी और वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा। 3 तत्व बताए थे बर्नार्ड ने संगठन के: समान उद्देश्य, योगदान देने की इच्छा, निरंतर संपर्क, और प्रकृति बताई थी संगठन की, कि संगठन एक कोऑपरेटिव सिस्टम या सहकारी व्यवस्था के रूप में काम करता है। बर्नार्ड ने फिर बात को आगे बढ़ाया था कि संगठन बन जाएगा, कोई व्यक्ति संगठन का सदस्य बना रहेगा, कब तक बना रहेगा संगठन का सदस्य, तो उसके लिए उन्होंने योगदान प्रतिफल संतुलन नियम का प्रतिपादन किया था, जिसमें हमने देखा कि व्यक्ति या कर्मचारी संगठन के उद्देश्य प्राप्ति में योगदान देगा, बदले में संगठन के द्वारा प्रतिफल मिलेगा व्यक्ति को। जब तक दोनों में बैलेंस रहेगा, संतुलन, तब तक ये सिस्टम चलेगा। प्रतिफल आर्थिक भी हो सकता है, गैर आर्थिक भी, मतलब वेतन दिया जाए लेकिन साथ में इज्जत सम्मान भी। उनके सम्मिलित परिणाम स्वरूप कर्मचारी को संतुष्टि मिलेगी। जब तक संतुष्टि और योगदान में संतुलन रहेगा, तब तक ये पूरा सिस्टम सही तरीके से चलता रहेगा। तो यहां तक कल हमने बात की थी आपसे, आगे बढ़ाएंगे यहीं से बात को।
बर्नार्ड का दूसरा योगदान है स्क्रीन पे आपके सामने। सत्ता की स्वीकृति विचारधारा, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। सत्ता की स्वीकृति विचारधारा। तो सत्ता क्या होती है ये हम जानते हैं। मैक्स वेबर में हमने दो शब्दों की बात की है, पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति और सत्ता। शक्ति का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को अपनी इच्छा से प्रभावित करना, और जब उसे लेजिटमेसी मिल जाती है या वैधता तो वो सत्ता बन जाती है। वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए थे, या ये बताया था कि कब कब शक्ति को वैधता मिलती है। तो एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी, एक कैरिस्मेटिक अथॉरिटी और एक लीगल अथॉरिटी की बात हुई थी। लीगल अथॉरिटी रूल्स रेगुलेशंस पे बेस्ड है, हायरार्की, डिवीजन ऑफ वर्क जैसे नियम कानून है। तो वेबर ने कहा था कि वो जो लीगल अथॉरिटी है वो रेशनल होती है, विवेक बुद्धि, क्योंकि नियम कानूनों के आधार पे काम होता है। वेबर ने उसी वैधानिक सत्ता का सपोर्ट किया था और उसी का प्रतिरूप माना था नौकरशाही को। इतना हम पढ़ चुके हैं, अब वहीं से आगे बढ़ाएंगे बात को। फिर से यहां लिखा हुआ है थोड़ा सा मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर ने वैधानिक सत्ता का समर्थन किया, बताए 3 प्रकार, लेकिन बेहतर बताया वैधानिक सत्ता को जो नियम कानूनों पर आधारित होती है। और अब देखिए, हम जानते हैं कि जहां नियम कानून होते हैं उसे हम दूसरे शब्दों में औपचारिक या फॉर्मल, यांत्रिक या मैकेनिकल की संज्ञा देते हैं। उस विचारधारा को कहा गया है औपचारिक सत्ता विचारधारा, फॉर्मल अथॉरिटी अप्रोच, जो कि नियम कानूनों पर आधारित है। तो वेबर ने वैधानिक सत्ता, लीगल अथॉरिटी को सपोर्ट किया। इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कहें तो वेबर ने औपचारिक सत्ता विचारधारा का समर्थन किया, जो कि नियम कानूनों पर आधारित है। तो देखिए लिखा है नीचे कि औपचारिक सत्ता विचारधारा में सत्ता का स्रोत क्या होगा? नियम तथा कानून। और सत्ता का गमन होगा ऊपर से नीचे की तरफ। यहां देखिए चित्र बना है, दिखाया जा रहा है वेबर सत्ता का अभ्यास ऊपर से नीचे। हर उच्च अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अधीनस्थ को आदेश दे और अधीनस्थ उसका पालन करने के लिए बाध्य होगा। उच्च अधिकारी को वह अधिकार कहां से मिलेगा? तो पद सोपान, हायरार्की, उससे जुड़े नियम कानून। तो कलेक्टर को अधिकार है कि वो डिप्टी कलेक्टर को आदेश दे, डिप्टी कलेक्टर को अधिकार है कि वो अपने अधीनस्थ को आदेश दे। हर अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है, क्योंकि वहां औपचारिकता है, नियम कानून है। तो नियम कानून यही कहते हैं पद सोपान में कि हर उच्च द्वारा अधीनस्थ को आदेश दिया जाए, अधीनस्थ उसका पालन करे। तो ये तो वेबर की सोच थी। औपचारिक सत्ता विचारधारा, नियम कानून, हर उच्च अधिकारी का अधिकार, वही दबावपूर्ण नेतृत्व की वो ऑर्डर फरमाए, आदेश दे, अधीनस्थ चुपचाप पालन करे, मतलब सत्ता चलेगी ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन बर्नार्ड ने विपरीत विचारों का प्रतिपादन किया। बर्नार्ड देख रहे हैं यहां आप, चेस्टर बर्नार्ड ने सत्ता की स्वीकृति विचारधारा दी, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। सत्ता की स्वीकृति विचारधारा में सत्ता का स्रोत होती है अधीनस्थों की स्वीकृति और सत्ता का गमन होता है नीचे से ऊपर की तरफ। सत्ता का गमन देखिए यहां चित्र में एरो, नीचे से ऊपर की तरफ। हर
उच्च अधिकारी को यह अधिकार है कि वह अधीनस्थ को आदेश दे अकॉर्डिंग टू वेवर, लेकिन बर्नार्ड का कहना है कि उस आदेश को मानना या नहीं मानना ये अधीनस्थ की इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। बेवर का कहना है कि नहीं, उच्च अधिकारी आदेश देगा और अधीनस्थ को मानना पड़ेगा, क्योंकि पदसोपान के नियम में वो बंधा हुआ है और उसकी विशेषता यही है, उसकी मर्जी नहीं चलनी वहां कि नहीं मानेगा, उसे मानना ही है। बर्नार्ड कहते हैं नहीं, उच्च अधिकारी आदेश देगा, मानना नहीं मानना अधीनस्थ की इच्छा के ऊपर निर्भर है। देखिए, खुली प्रणाली, मानवीय दृष्टिकोण, भागीदारी, वो सारी चीजें जो हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, मेयो या कल बात कर रहे थे, वो सब यहां देख सकते हैं। मेरा काम, मैंने कुछ आपसे कहा, अब आप उसे माने नहीं माने ये आपकी मर्जी है। बर्नार्ड कहते हैं सत्ता का स्रोत अधीनस्थों की स्वीकृति होती है। हमने कुछ कहा, आपने माना तो हमारे पास सत्ता है, और आपने नहीं माना तो हमारे पास सत्ता नहीं है। बर्नार्ड कहते हैं अधीनस्थ अगर उच्च अधिकारी का आदेश नहीं मानेगा, क्या होगा? उसको दंड दिया जाएगा, डांट फटकार या जो भी, वो तो उसका परिणाम है बाद में। लेकिन जब किसी उच्च अधिकारी ने अधीनस्थ को आदेश दिया, तब उस समय उस आदेश का पालन करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से अधीनस्थ की स्वीकृति या उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। तो इसलिए सत्ता का स्रोत नियम कानून नहीं होते, बल्कि सत्ता का स्रोत होती है अधीनस्थों की स्वीकृति। अगर इसने आदेश का पालन किया तो इसके पास सत्ता है, और इसने आदेश का पालन किया तो इसके पास सत्ता है। तो सत्ता ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर चलती है। सत्ता का निर्धारण वो नहीं करता जो आदेश देता है, बल्कि सत्ता का निर्धारण वो करता है जिसे आदेश दिया जाता है। सरकार ने तो कानून बना दिए, लेकिन देखिए किसान तो नहीं है मानने को तैयार, तो क्या फायदा उन कानूनों का? सरकार तो लागू नहीं कर पा रही, तो अल्टीमेटली तो कौन डिसाइड कर रहा है? आज सरकार की स्थिति बस उगलो निगलो वाली है, किसानों की भी। अब आज की सच्चाई ये है 2 महीने के बाद, कि दोनों को अपनी इज्जत भी बचानी है, और वो चाहे सरकार हो चाहे किसान, सच्चाई यही है। अब सरकार ने भी इतना बड़ा ऑफर दे दिया कि 1.5 साल तक के लिए हम कानून रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे नहीं। क्यों? क्योंकि अब 2 महीने से बैठे हैं, तो कुछ उन्हें भी तो अब अपनी इज्जत बचानी है। यूं ही उठ जाएंगे वो, मान लेंगे सरकार की बात तो, और सरकार भी भाई अब 26 जनवरी को ही बड़े हैं कि नहीं, हम तो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, गणतंत्र दिवस परेड या जो भी, तो अब भाई स्थिति दोनों तरफ विकट हो गई। तो अब सरकार तो आदेश दे दे, कानून बना दे, लेकिन जब मानने वाला नहीं मान रहा तो क्या पर्पज हुआ? कहां सरकार के पास कोई सत्ता रहेगी? तो बर्नार्ड कहते हैं कि आदेश देने वाला डिसाइड नहीं करता है, बल्कि आदेश लेने वाला डिसाइड करता है कि देने वाले के पास सत्ता है या नहीं। तो अधीनस्थों की स्वीकृति से तय होता है सत्ता का होना या नहीं होना। इसे इन्होंने नाम दिया सत्ता की स्वीकृति विचारधारा या एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। बर्नार्ड बढ़ाते हैं बात को आगे। बर्नार्ड कहते हैं जब कोई अधिकारी किसी अधीनस्थ को आदेश देता है, तो उस आदेश के प्रति अधीनस्थ की प्रतिक्रिया 3 तरह की हो सकती है। पहला कि अधीनस्थ उस आदेश को पूरी तरह से अस्वीकार कर दे। दूसरा कि अधीनस्थ दुविधा या असमंजस की स्थिति में हो, डिसीजन ना ले पाए कि माने या नहीं माने। और तीसरा, अधीनस्थ उस आदेश को पूरी तरह से स्वीकार कर ले। तो यही 3 स्थितियां। हमने कुछ आपसे कहा, आपके माताजी पिताजी ने आपसे कुछ कहा, या जिसने भी, तो ये 3 कंडीशन है। एक कि हम तुरंत मना कर दें कि नहीं हम कर रहे ऐसा। शादी विवाह के लिए रिश्ता है किसी लड़की, अब यही 3 कंडीशन है। एक कि आप कह दो कि नहीं हमें नहीं करना अभी,
दूसरा की डिसीजन नहीं ले पाओ, क्या करें नहीं करें, तीसरा की। हाँ, तो तीन ही परिस्थितियां हमारे पास हैं जब कोई हमें आदेश देता है, तो कि हम मान लें, ना माने, और या कोई डिसीजन ना ले पाए तो अच्छा समय दो, सोचते हैं, जो भी 50-50 वाली स्थिति। तो बर्नार्ड के अनुसार पूरी तरह से तो अधीनस्थ के हाथ में है मानना नहीं मानना। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अधीनस्थ ने आदेश नहीं माना, स्वीकार कर दिया, तो क्या करोगे आप? फांसी पे तो लटका नहीं दोगे, दंड दोगे, डांट फटकार लगाओगे, बहुत ज्यादा है तो कुछ सैलरी रोक दोगे, कुछ ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है, वो तो उसके बाद के परिणाम है। लेकिन जब आपने आदेश दिया उस समय तो पूरी तरह से उस अधीनस्थ के हाथ में था कि उस आदेश को मानना है या नहीं मानना है। तो फिर आपकी कहां चली? चली तो उसकी, उसने माना तो है, आपकी इज्जत, आपके पास सत्ता, उसने नहीं माना तो क्या कर लोगे? तो इसलिए अधीनस्थों की स्वीकृति से निर्धारण होता है सत्ता का। बर्नार्ड ने बात को आगे बढ़ाया। तीन स्थितियां कि अधीनस्थ आदेश को ना माने, मान लें, दुविधा में हो। अब बर्नार्ड बात को आगे बढ़ाते हैं, कब मानेंगे अधीनस्थ आदेश? तो बर्नार्ड ने कहा अगर 4 शर्तें पूरी हो रही होंगी तो आदेश मान लिया जाएगा अधीनस्थ के द्वारा। पहली शर्त है कि वो आदेश संगठन के हित में होना चाहिए। भैया आपका अधीनस्थ जिस संगठन से जुड़े हैं, अगर संगठन के हित में होगा आपका आदेश तो अधीनस्थ मान लेगा, या संभावना रहेगी कि आदेश माना जाए। दूसरा, आदेश उस अधीनस्थ के भी हित में होना चाहिए। भाई कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध आदेश का पालन क्यों करेगा अगर उसी को नुकसान है तो आदेश उस अधीनस्थ के हित में भी होना चाहिए। तीसरी बात, आदेश उस अधीनस्थ की समझ में आना चाहिए। भाई पता तो लगे कि हम क्या कह रहे हैं आपसे करने के लिए। अगर यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो क्या करोगे? तो समझ में आना चाहिए। और चौथी बात कि आदेश का पालन करने में अधीनस्थ पूरी तरह से शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। बर्नार्ड के अनुसार अगर जो आदेश दिया गया है ये 4 शर्तें पूरी हो रही होंगी तो अधीनस्थ ऐसे आदेशों को स्वीकार कर लेगा। हाँ, लेकिन याद रखें कि स्वीकार या अस्वीकार ये पूरी तरह से उसी के हाथ में है। हाँ, संभावना है, अगर ये आप 4 बातें ध्यान रखें तो फिर है कि आदेश आपका मान लिया जाएगा। देखिए, बर्नार्ड कहते हैं कि अधीनस्थों को जो आदेश स्वीकृत हो जाएंगे, दोनों तरफ देखें कि बर्नार्ड कहते हैं कि अधीनस्थ द्वारा जो आदेश स्वीकृत हो जाएंगे वो जोन ऑफ इंडिफरेंस या उदासीनता के क्षेत्र में आएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट दिया यहां बर्नार्ड ने, जोन ऑफ इनडिफरेंस या उदासीनता का क्षेत्र। ऐसे आदेश जो स्वीकृत हो जाएंगे बर्नार्ड के अनुसार वो उदासीनता के क्षेत्र में आएंगे। उदासीनता का क्षेत्र या जोन ऑफ इंडिफरेंस का मतलब है कि अधीनस्थ ऐसे आदेशों के औचित्य के प्रति उदासीन हो जाएंगे। औचित्य के प्रति उदासीन मतलब वो ये प्रश्न नहीं उठाएंगे कि आपने ऐसा आदेश क्यों दिया, अगर उन्होंने आपका आदेश एक बार स्वीकार कर लिया तो। और स्वीकार कब करेंगे? जब ये 4 शर्तें पूरी हैं। अगर उन्हें दिख रहा है कि वो आदेश संगठन के हित में है, अगर उन्हें दिख रहा है कि वो आदेश खुद उनके भी हित में है, तो फिर अब ना नुकर की बात ही नहीं है। वो आपके उस आदेश के औचित्य के प्रति कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे। मतलब फिर वो ये नहीं पूछेंगे आपसे कि आदेश क्यों दिया, क्योंकि उन्हें तो खुद सामने दिख रहा कि वो उनके हित में भी है और संगठन के हित में भी है।
तो उस आदेश के औचित्य के प्रति उदासीन होना, तो बर्नार्ड ने नाम दिया उसे उदासीनता का क्षेत्र। आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, या किसी और सिविल सर्विस में आते हैं, डिप्टी कलेक्टर डीवाईएसपी बनते हैं, आपको पहले से ही पता है कि एक जिले में अधिकतम कार्यकाल 3 साल। हमारे यहां तो वैसे भी टेन्योर फिक्स नहीं है, मैक्सिमम 3 साल, वो भी बस एक सामान्य परंपरा, लेकिन कोई माना जाए उस परंपरा को, ऐसी जरूरत नहीं है। 2 साल भी हो सकता है, 1 साल भी, और कई बार तो देखिए महीना 2-2 महीना में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। सरकारें बदली, नेताजी को पसंद नहीं आया है कुछ और, तो अपना, तो चलिए मैक्सिमम भी माने तो एक जिले में 3 साल, एक जो सामान्य है टेन्योर या कार्यकाल। तो आपको पता है कि एक जिले में 3 साल, ये आपके भी हित में है और सरकार या संगठन के हित में भी है। भाई आप भी एक जिले में अगर 3 साल से ज्यादा रुकेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, स्थानीय लोगों से आपका परिचय, आपका संपर्क बढ़ेगा, और कल के दिन वही आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे जायज और नाजायज मांगे मानने के लिए। तो आपके लिए भी दिक्कत है। तो बेहतर है कि आप भी टाइम टू टाइम बदलते रहो, ताकि स्थानीय लोगों से ज्यादा कोई लेना देना ही नहीं रहे। सरकार के लिए तो है ही अच्छा कि भैया आपके निर्णय पक्षपात पूर्ण नहीं होंगे, आप ज्यादा समानता, ज्यादा इम्पार्शियलिटी या निष्पक्षता के साथ काम कर पाओगे। आपकी सेवाएं दूसरी जगह और दूसरे की सेवाएं उस जगह मिल पाएंगी। तो जो हमारा पर्पस है देश या राज्य के प्रशासन में एक रूपता, एकता, अखंडता, उन सबको सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। तो अब अगर पता है हमें कि ये संगठन के हित में भी है, ये हमारे हित में भी है, तो जब ट्रांसफर होता है 3 साल बाद, तो हम इस औचित्य, जो ये आदेश है ट्रांसफर का, इसकी औचित्य पे कभी प्रश्न नहीं उठाते, बल्कि चुपचाप बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर देते। मतलब हमने उस आदेश को स्वीकार कर लिया। स्वीकार क्यों किया? क्योंकि संगठन के हित में है, व्यक्ति के हित में, हमें पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, हम सक्षम हैं, तो हमने मान लिया। हमने उस आदेश के औचित्य पर प्रश्न नहीं उठाया। तो इसलिए बर्नार्ड ने उसे नाम दे दिया उदासीनता का क्षेत्र। हम उदासीन हो गए उसके औचित्य के प्रति कि क्यों दिया ये आदेश, हमें मतलब नहीं है, बस हमने पालन किया उसका। बर्नार्ड कहते हैं ऐसे आदेश नहीं दिए जाने चाहिए उच्च अधिकारी के द्वारा जिनके अस्वीकृत होने की आशंका हो। देखिए आप मानवीय दृष्टिकोण, यहां वो टेलर वेवर वाली बात नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। तो कह रहे कि ऐसे आदेश दो ही ना आप जिनके अस्वीकृत होने की आशंका हो। और कब आशंका होगी अस्वीकृत होने की? जब ये 4 शर्तें पूरी नहीं होंगी। 4 शर्तों में देखिए, एक शर्त है संगठन का है, दूसरी शर्त है व्यक्ति का है। मतलब ऐसा कोई आदेश नहीं दो आप जो उस व्यक्ति के लिए ठीक ना हो। व्यक्ति के हित की बात हो रही है। ऐसा आदेश नहीं दो आप जो संगठन के हित के में ठीक ना हो। अगेन आप देख सकते हैं कि बर्नार्ड संगठन की भी बात कर रहे हैं, बर्नार्ड व्यक्ति की भी बात कर रहे हैं। हम कंपेयर कर रहे थे कल टेलर, मेयो और बर्नार्ड को, तो हमने देखा कि टेलर ने संगठन की बात की प्राथमिकता, मेयो ने व्यक्ति को प्राथमिकता दी, और बर्नार्ड देखिए आपके सामने है, दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं। संगठन का हित भी जरूरी है और व्यक्ति का हित भी जरूरी है, तभी संगठन कार्यकुशल होगा। तो फिर कैसे A+B है या टेलर प्लस मेयो बराबर बर्नार्ड? तो ऐसे आदेश दीजिए ही नहीं आप जिनका पालन कठिन हो, जिनको अस्वीकृत होने का डर हो। और फिर भी बर्नार्ड ने कहा कि अगर कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति पड़ जाए कि देना ही पड़े उस तरह के आदेश आपको, तो फिर पर्याप्त प्रशिक्षण और प्रलोभन दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। पहली बात तो देना नहीं है ऐसे आदेश। अगर विशेष परिस्थिति में देना पड़े ऐसे आदेश तो फिर पर्याप्त प्रशिक्षण और प्रलोभन दीजिए।
मान लीजिए उच्च अधिकारी अधीनस्थ से कहे कि जहर खा लो। अब वैसे तो भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कह सकता, लेकिन 1 मिनट के लिए मान ले उच्च अधिकारी अधीनस्थ से कहे जहर खा लो। अब देखिए आप, ये चारों शर्तें पूरी हो रही हैं? नहीं हो रही। संगठन के हित में तो शायद हो, कामचोर मक्कार कर्मचारी जहर खा ले तो भाई भला ही है संगठन का, तो शायद संगठन के हित में हो, लेकिन व्यक्ति के हित में तो नहीं है। समझ में तो आ रहा है उसे कि क्या करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम नहीं है उसका पालन करने में। तो 4 में से 2 शर्तें हो रही पूरी, 2 शर्तें पूरी नहीं हो रही, मतलब उस आदेश के स्वीकृत होने की संभावना नहीं है, अस्वीकृत होगा वो आदेश। पता है हमें कि चारों शर्तें पूरी नहीं हो रही, तो फिर ऐसा आदेश नहीं दो आप उसे, लेकिन विशेष परिस्थिति में देना ही पड़े। तो उच्च अधिकारी अधीनस्थ से कहे जहर खा लो, 20 लाख रुपए देते हैं, तो पर्याप्त प्रलोभन दो। अगर विशेष परिस्थिति में ऐसा आदेश देना ही पड़ रहा है तो प्रलोभन, जहर खा लो 20 लाख रुपए देते हैं। अब अगर अधीनस्थ समझदार होगा तो एक बार सोचेगा तो जरूर कहेगा अच्छा सर हमें 2 दिन का टाइम दो, हम सोच के बताएंगे। पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देता कि नहीं, लेकिन अब अगर आप कहते हो कि जहर खा लो 20 लाख देते हैं तो तुरंत तो मना नहीं करेगा, समझदार होगा, कहेगा अच्छा सर 1 दिन दीजिए, कल बीवी से पूछ के बताएंगे। तो मतलब कि ऐसे आदेशों के भी स्वीकृत होने की संभावना बढ़ जाएगी जो अस्वीकृत होने वाले हैं, अगर आप प्रलोभन दे देंगे तो। भाई हमारे देश में पूरी जिंदगी नौकरी करेगा आदमी तो 20 लाख नहीं कमा पाएगा। वहां अगर इकट्ठा मिल जाए इस बात के लिए कि जहर खाना है तो क्या बुराई है, मरना तो सबको है एक ना एक दिन। हमारे देश में भाई बिहार, झारखंड, उड़ीसा 10 रुपए 50 रुपए के लिए लोग अपने बच्चे बच्चियों को बेच देते हैं। वहां अगर इस बात का 10 लाख मिल जाए कि मर जाए तो हम तो कहते हैं कि आधी आबादी को मर जाना चाहिए जहर खा के। भाई अपना नहीं, कम से कम अपने बच्चों का तो भला कर देंगे, अपने परिवार का भला तो कर देंगे। वैसे भी उन्हें तो 10-50 रुपए के लिए बेच देना है अपनी बच्चियों को। सऊदी अरेबिया के शेख आएंगे और इसी तरह से 10-5 हजार 2 हजार दे के छोटी छोटी बच्चियों को ले जाएं खरीद के, और बेचने वाले बेच ही रहे, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो। कितना पैसा मिल रहा है उनको, लाखों करोड़ों देते हैं वो शेख अरब आके वहां से। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र है इंडिया पूरे एशिया में। वहां अगर 10 लाख इस बात का मिलता है कि जहर खा लो, तो नहीं खा लेना चाहिए जहर ऐसे लोगों को जो 10-50 रुपए के लिए मर्डर कर देते हैं, रेप करते हैं, अपने बच्चे बच्चियों को बेचते हैं। तो उन्हें अगर 10 लाख हम इस बात का दे दें तो, 5 लाख इस बात का दे दें तो, और हम कोई ऐसी अनोखी बात तो कर नहीं रहे आपसे। पाकिस्तान ह्यूमन बॉम्ब बना रहा है तो कैसे बना दे रहा है वो ह्यूमन बॉम्ब, और कैसे लोग बन जा रहे हैं ह्यूमन बॉम्ब। तो हम कोई ऐसी अनोखी बात तो कर नहीं रहे आपसे कि जहर खा लो। वो तो जहर से बुरी स्थिति है। जहर में तो फिर भी थोड़ा सा कुछ खा लेना है कि इंजेक्शन लगा के मर जाओ, 10 लाख मिल रहा है। यहां तो पूरे शरीर पे पता नहीं कितने किलो विस्फोटक बांधना है और उसके बाद अपने आप को उड़ाना है। सोच के देखिए, एक छोटा सा कहीं चोट लग जाए, सुई चुभ जाए कि माचिस की तीली, तो हाय हाय हो जाता है, और यहाँ पूरे शरीर पे 10-20 किलो विस्फोटक बांध के उड़ाना है अपने आप को। फिर भी लोग करते हैं कि नहीं करते काम? क्या वो ऐसा आदेश था कि जो स्वीकृत हो रहा है और चारों शर्तें पूरी हो रही हैं, फिर भी आदमी कर रहा है कि नहीं कर रहा? कैसे कर रहा है? सोच के देखें कितने ऊंचे लेवल के प्रलोभन दिए जा रहे हैं उन्हें कि अपने शरीर पे 20 किलो विस्फोटक बांध के मरने के लिए तैयार हैं। तो हो तो रही है वो जो हम कह रहे हैं आपसे। तो हमने तो कहा जहर खा लो, शुरू में लग रहा है आपको कि अरे ऐसा कैसा कोई आदेश दे सकता है, लेकिन हो तो रहा है। कैसे नहीं दे सकता, कैसे नहीं दे रहे, लोग कर ही रहे हैं। करवाने वाले करवा रहे हैं और करने वाले कर भी रहे हैं। तो यही तो ये सबसे बड़ी प्रासंगिकता देखेंगे हम बर्नार्ड की। आलोचना भी सबसे बड़ी कि प्रलोभन
का लालच दे के तो ऐसे काम भी करवा लो कि, और प्रासंगिकता भी है कि हाँ हो तो रही है, तो जब उसका सेंस पॉजिटिव हो नेगेटिव हो लेकिन हो तो रहा है कि प्रलोभन के माध्यम से ऐसे काम भी जो नहीं होने चाहिए। तो बर्नार्ड ने यहां कहा कि पहली बात तो ऐसे आदेश नहीं दीजिए जिनके अस्वीकृत होने की आशंका हो, लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर देने पड़े तो पर्याप्त प्रलोभन और प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दीजिए। बर्नार्ड ने दो तरह के प्रलोभन बताए। फिर किसी व्यक्ति को कैसे मोटिवेट करें आप आदेश मानने के लिए, तो दो तरह के प्रलोभन, एक सामान्य प्रलोभन और दूसरा विशिष्ट प्रलोभन। सामान्य प्रलोभन में उन्होंने कहा कि ऐसे कारक जो कार्यस्थल के परिवेश से जुड़े हों, सामाजिक प्रलोभन को भी उसी कैटेगरी में रखा उन्होंने, मतलब पारस्परिक संबंधों की मधुरता वगैरह। और दूसरा बताया विशिष्ट प्रलोभन, उसमें भी चार विशिष्ट प्रलोभन क्या सो देख रहे हैं आप यहां। पैसा, वस्तु या भौतिक परिस्थितियों जैसे भौतिक प्रलोभन हो, फिर प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत ताकत जैसे गैर भौतिक प्रलोभन हो, काम की वांछनीय भौतिक परिस्थितियां हो, और देशभक्ति, परिवार, संगठन के प्रति निष्ठा, इस तरह के आदर्श लाभ हो। तो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, सामान्य प्रलोभन और विशिष्ट प्रलोभन। विशिष्ट में फिर सब है, सामाजिक को उन्होंने सामान्य प्रलोभन माना, विशिष्ट में ये सब रखा उन्होंने, पैसा, वस्तु, देशभक्ति, परिवार के प्रति निष्ठा वगैरह। तो बर्नार्ड का कहना था कि इस तरह के प्रलोभनों के माध्यम से हम ऐसे आदेशों को भी स्वीकृत करवा सकते हैं जो प्रथम दृष्टया हमें लग रहे हैं कि स्वीकृति के लायक नहीं है। तो क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर है आप लोगों को? हम्म 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 टेलर उत्पादन पे जोर दे रहा है, मेयो सेटिस्फेक्शन पे, और ये दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। कौन? कहाँ? हम्म सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है? सबऑर्डिनेट मतलब उनकी भावना, उनकी फीलिंग्स, उनका सेटिस्फेक्शन। हाँ हाँ। वो उन्होंने बस, वो तो पैसे, वो तो फिर हमने देखा है कि उन्होंने केवल पैसे के माध्यम से बात की। उत्पादन, पैसा मिलेगा तो संतुष्टि हो जाएगी, तो उन्होंने उसकी बात की, केवल पैसा। तो कल हम देख रहे थे ना कि टेलर ने योगदान की बात की, मेयो ने प्रतिफल की, बर्नार्ड संतुलन की। और अगर माने भी हम कि टेलर ने प्रतिफल की बात की तो केवल आर्थिक, मेयो ने गैर आर्थिक, और बर्नार्ड दोनों की। तो ये अंतर, ठीक है। देखिए यहां फिर एक चित्र है, ये इस तरह के चित्र आपको आंसर में बनाने हैं। अपने से भी बार बार, मैंने पीछे भी कई बार कहा कि ये
अपनी क्रिएटिविटी का यूज करें। गूगल मैप में जाएं, बहुत सारे चित्र हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। ये तो खैर अभी मैंने गूगल मैप का यूज नहीं किया है, तो सारे मेरे अपने क्रिएटिविटी से बनाए गए हैं फ्लो चार्ट या जो भी डायग्राम आप देख रहे हैं। लेकिन गूगल इमेज में बहुत सारे ऐसे मिल सकते हैं आपको, तो उसकी आप मदद ले सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके बना सकते हैं इस तरह के कुछ। यहाँ दिखाया गया है कि प्रलोभनों का क्या प्रभाव है उदासीनता के क्षेत्र के ऊपर। उदासीनता के क्षेत्र का मतलब हम देख रहे हैं ऐसे आदेश जो स्वीकृत होते हैं। तो यहाँ दिखाया जा रहा है, देखिए कि अगर हमने प्रलोभन नहीं दिए हैं, प्रलोभन नहीं दिए हैं, तो देखिए उदासीनता का क्षेत्र इतना है, छोटा है, इनकार क्षेत्र बड़ा है। मतलब ऐसे आदेश जो स्वीकृत होंगे कम हैं और ऐसे आदेश जो अस्वीकृत होंगे वो ज्यादा है, अगर हमने कोई प्रलोभन प्रोत्साहन नहीं दिया है, कोई मोटिवेशन नहीं है तो। और यहाँ फिर देखिए दिखाया जा रहा है कि अगर हमने प्रलोभन दिए हैं, कुछ प्रोत्साहन दिए हैं, तो देखिए उदासीनता का क्षेत्र बढ़ गया है, मतलब स्वीकृत होने वाले आदेश, और इनकार क्षेत्र कम हो गया है, मतलब अस्वीकृत होने वाले आदेश। तो इतना देखिए ये दिखाया जा रहा है कि ये उदासीनता के क्षेत्र में वृद्धि हो गई जब हमने प्रलोभन दे दिए, प्रोत्साहन दे दिए, वही कि 10 लाख ले लो, जहर खा लो, या 20 लाख देते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो आदेशों के स्वीकृत होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये प्रलोभनों का प्रभाव दिखाया जा रहा है यहाँ। तो ये दूसरा योगदान था बर्नार्ड का, सत्ता की स्वीकृति विचारधारा, उदासीनता का क्षेत्र। अगला देखिए, तीसरा योगदान है निर्णयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम बात कर रहे थे कि व्यक्ति के व्यवहार के बहुत सारे पहलू हैं, मोटिवेशन भी है, कम्युनिकेशन भी है, लीडरशिप भी है, डिसीजन मेकिंग भी है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बर्नार्ड ने ओवरऑल चर्चाएं की हैं सबकी, अदरवाइज मैस्लो हैं, हर्बर्ट साइमन हैं, इन्होंने किसी एक ही गतिविधि पे ज्यादा फोकस रखा है। तो निर्णयन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हर्बर्ट साइमन का है। उन्होंने उसी को फोकस करते हुए अपनी थ्योरी दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन थ्योरी या प्रशासनिक प्राणी प्रतिमान, जो कि हम आगे अलग से पढ़ेंगे। यहां थोड़ी सी बात चेस्टर बर्नार्ड ने भी की है निर्णयन के संदर्भ में। निर्णयन की जो परिभाषा बताई है बर्नार्ड ने, यहां देख रहे हैं विकल्पों को सीमित करने की तकनीक। इसे बर्नार्ड ने डिसीजन मेकिंग या निर्णयन की संज्ञा दी। अक्सर हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के समाधान के कई विकल्प होते हैं। हम उन विकल्पों में से जब किसी एक विकल्प को चुनते हैं तो उसे निर्णयन या डिसीजन मेकिंग कहते हैं। समस्या थी हमारे सामने कि हम ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, दुकान चलाएं कि नौकरी करें कि खेती करें कि और कुछ। नौकरी करें तो कौन सी करें, एसएससी करें कि बैंक पीओ करें कि सिविल सेवा की। तो समस्या बेरोजगारी की, कई सारे विकल्प की, क्या करें। हमने निर्णय लिया कि सिविल सेवा की तैयारी, एक विकल्प चुना हमने, तो ये पूरी प्रोसेस हो गई निर्णयन, डिसीजन मेकिंग। और जो ये विकल्प हमने चुना सिविल सेवा की तैयारी, ये हो गया निर्णय या डिसीजन। तो समस्या के समाधान के संदर्भ में जो बहुत सारे विकल्प हैं, उनमें से किसी एक विकल्प को चुन लेना।
बर्नार्ड ने उसी बात को बस इतने शब्दों में समेट दिया, विकल्पों को सीमित करने की तकनीक। बात वही होगी, देखिए पूरी की समस्या है, कई सारे विकल्प हैं समाधान के, एक विकल्प चुन लो। इन्होंने बस इतने से में ही समेट दिया, एक छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट सी डेफिनेशन दे दी, विकल्पों को सीमित करने की तकनीक। बर्नार्ड ने दो प्रकार बताए निर्णय के, एक ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन संगठनात्मक निर्णय, और दूसरा पर्सनल डिसीजन या व्यक्तिगत निर्णय। मतलब आप जान रहे हैं संगठनात्मक निर्णय कि हम संगठन के सदस्य बने हैं, 10 से 6 जो संगठन में काम कर रहे हैं, उस संगठन के अधिकारी के रूप में हम जो डिसीजन लेंगे, जो हमें पद मिला है उस पद से जुड़ी जो हमें सत्ता मिली है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए हम डिसीजन लेंगे, तो वो संगठनात्मक निर्णय है। और दूसरा जो हम अपने भाई व्यक्तिगत भी जीवन है हर आदमी का, तो अपने जो पर्सनल हम निर्णय लेते हैं घर परिवार जो भी, तो पर्सनल डिसीजन। संगठनात्मक निर्णयों का डेलीगेशन पॉसिबल है, लेकिन व्यक्तिगत निर्णयों का डेलीगेशन नहीं हो सकता है। भाई आप सिविल सेवक हैं, कलेक्टर, एसपी, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, उस नाते आपको बहुत सारी अथॉरिटी मिली है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको डिसीजन लेने हैं। लेकिन अब आप बीमार हो गए, छुट्टी पे हैं, तो आप अपना वो डिसीजन लेने की जो पावर है वो किसी दूसरे को डेलीगेट कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे पीछे भी, पीछे चर्चा कर रहे थे हम कि जब सेंट्रलाइजेशन होता है, पावर ज़्यादा है, अकेले पूरा हम नहीं कर पाते, किसी दूसरे को डेलीगेट करते हैं। यहां देखिए कि चलो काम ज़्यादा नहीं है लेकिन बीमारी हो गई, घर में कोई ज़रूरी काम आ गया, हफ्ते भर हमें ऑफिस से छुट्टी चाहिए है, अब हफ्ते भर वो काम तो नहीं रुकेगा, तो हम क्या करते हैं, अपने वो काम किसी दूसरे व्यक्ति को डेलीगेट कर देते हैं। लेकिन जो पर्सनल डिसीजन, पर्सनल निर्णय हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत तौर पे, वो तो हमें ही लेना है, वो दूसरा थोड़ी लेगा। भाई फला तारीख को शादी थी हमारी, आपकी, अब भगवान नहीं करे कोई समस्या आ गई, कोरोना हो गया, कुछ हो गया, अब आप इसको डेलीगेट थोड़ी कर सकते हो कि आपकी जगह कोई दूसरा जाके फेरे ले लेगा। भाई वो पर्सनल निर्णय है व्यक्ति के जीवन का, उसका डेलीगेशन तो पॉसिबल नहीं है, वो तो आप ही को करना है, आप ही को लेना है। संगठनात्मक हो सकते हैं किसी दूसरे को, लेकिन व्यक्तिगत तो खुद ही करने होंगे, उनका डेलीगेशन पॉसिबल नहीं होता है। बर्नार्ड ने निर्णयन के अवसर के संदर्भ में 3 परिस्थितियां बताई हैं कब व्यक्ति निर्णय लेता है। तो बर्नार्ड ने 3 परिस्थितियां बताई कि व्यक्ति कब संगठन में निर्णय लेता है। एक, जब उच्च अधिकारी आदेश देगा। दूसरा, जब अधीनस्थ काम नहीं करेगा। और तीसरा, अपनी सेल्फ मोटिवेशन या स्व प्रेरणा से। तीन परिस्थितियां हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम देख रहे हैं कि हर उच्च अधिकारी अधीनस्थ को आदेश देता है, फिर उसके अकॉर्डिंग अधीनस्थ को काम करना है, डिसीजन लेने हैं, तो एक वो हो गया पहला। दूसरा, अगर हमारा अधीनस्थ काम नहीं कर रहा है तो डेलीगेशन में करे कोई भरे कोई, उस अधीनस्थ की जिम्मेदारी भी हमारी है, तो हमें निर्णय लेना है। भाई एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये हायरार्की है संगठन की। अब अगर एसपी साहब ने कोई ऑर्डर दिया है तो डीवाईएसपी फॉलो करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए डिसीजन लेंगे, उन्हें एसपी साहब को रिपोर्ट करना है। अब डीवाईएसपी का अधीनस्थ इंस्पेक्टर है, अगर इंस्पेक्टर काम नहीं करेगा, सही नहीं करेगा, तो भी डीवाईएसपी को निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि एसपी साहब तो डीवाईएसपी से ही पूछेंगे कि तुम्हारे अंडर वाले उस एसएचओ की, उस इंस्पेक्टर ने क्या किया और क्या नहीं किया, तो भी डीवाईएसपी को निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि जवाबदेही तो उसकी है एसपी के प्रति।
और तीसरी कंडीशन है कि स्व प्रेरणा से निर्णय लें, ना एसपी के ऑर्डर का वेट करें, ना इंस्पेक्टर काम करे नहीं करे उसका वेट करें, बल्कि अपनी स्थिति देखें, समझें, अपने पद की जिम्मेदारियां देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें और जो जरूरत हो टाइमली उस काम को पूरा करें, उससे जुड़े डिसीजन लें। कोई आके हड़काएगा, ऑर्डर देगा, हम तभी काम करेंगे, क्यों वेट करें? हमारा अधीनस्थ काम नहीं करेगा, सही तरीके से नहीं करेगा, तब हम नींद से जागेंगे, क्यों हम इस बात का वेट करें? भाई हमारे अपने भी तो कुछ रूल्स, जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम टाइमली उनको पूरा करने के लिए डिसीजन लें। बर्नार्ड कहते हैं सबसे बेहतर यही है कि व्यक्ति स्व प्रेरणा से निर्णय ले और काम करे, ना सीनियर के ऑर्डर का वेट करे, ना सबॉर्डिनेट के काम नहीं करने का वेट करे, बल्कि स्व प्रेरणा से निर्णय ले, समय पर अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करे, तो ये सबसे बेहतर स्थिति है संगठन में। ऐसा होगा तो आपस के संबंध बेहतर बने रहेंगे, सौहार्द रहेगा, हम संगठन की कार्यकुशलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। आप यहां देख सकते हैं कि आदेशों के निर्वैयक्तिकरण या इम्पर्सनलाइजेशन ऑफ ऑर्डर जैसी स्थिति है कि कोई किसी को ना आदेश दे, कोई किसी से ना आदेश ले। लॉ ऑफ सिचुएशन मतलब अपनी स्थिति समझो, स्थिति से आदेश लो और काम करो। तो स्वप्रेरणा से लेगा निर्णय का मतलब वही तो है कि कोई किसी को आदेश दे ले, इसका वेट नहीं करना है, अपनी स्थिति देखना है, अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखना है और काम करना है, निर्णय लेना है, सबसे अच्छी स्थिति होगी। तो ये निर्णयन के बारे में कुछ इनके विचार हैं साइमन के, सॉरी बर्नार्ड के। अगला देखिए, समन्वय का सिद्धांत दिया है। और फिर जैसा हम जानते हैं कि समन्वय का सिद्धांत कोऑर्डिनेशन की थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है कि संगठन से जुड़े लगभग हर विद्वान ने इसकी बात तो जरूर की है संगठन की कार्यकुशलता के लिए, वो चाहे टेलर हो, बेवर हो, फ्योल हो, मेयो हो, कोई भी। बर्नार्ड ने भी कहा है कि संगठन को कार्यकुशल बनाना है तो समन्वय का होना जरूरी है। समन्वय या कोऑर्डिनेशन का मतलब हम जानते हैं कार्यों, गतिविधियों के बीच में उचित तालमेल या सामंजस्य। जब तालमेल होगा, सामंजस्य होगा, तभी हम संगठन के जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो संगठन की कार्यकुशलता के लिए समन्वय जरूरी, और समन्वय के लिए इन 4 तत्वों का होना जरूरी। पहला संचार या कम्युनिकेशन, दूसरा प्राधिकार या अथॉरिटी, तीसरा स्पेशलाइजेशन या विशेषीकरण, और चौथा गोल या प्रयोजन, लक्ष्य। रिपीट कर रहा हूं कि संगठन की कार्यकुशलता के लिए समन्वय जरूरी है, आपस में तालमेल, सामंजस्य, और समन्वय के लिए इन 4 चीजों का होना जरूरी है। जब तक ये 4 चीजें नहीं होंगी समन्वय नहीं होगा, और समन्वय नहीं होगा तो संगठन कार्यकुशल नहीं होगा। संचार का मतलब आपस में बातचीत, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान। तो भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, सरकार और किसान, हम देख रहे हैं कि बातचीत नहीं होगी तो किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। जो गांठें हैं, जो विवाद हैं, वो कैसे सॉर्ट आउट होंगे? तो अल्टीमेटली हर समस्या का समाधान तो बातचीत से ही है, संचार। दूसरा प्राधिकार, अगर हमारे पास पर्याप्त सत्ता नहीं है तो जो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, विवाद हैं, हम उनके विवादों का निपटारा नहीं कर सकते।
अगर सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं हो तो वो सरकार और किसानों के बीच का विवाद कैसे सुलझाएगी? अगर सरकार नहीं माने उसकी बात, अगर किसान नहीं माने उसकी बात, तो भाई समन्वयकर्ता के पास उतनी अथॉरिटी भी जरूरी है कि ताकि जिन लोगों के बीच का विवाद है वो उसे सुलझा सके। क्रिकेट का मैच हो रहा है, हॉकी, फुटबॉल हो रहा है, अगर अंपायर के पास उतनी अथॉरिटी ही नहीं है कि दोनों विरोधी टीमों के दो खिलाड़ी अगर आपस में लड़ रहे हैं तो कैसे सुलझाएगा उनका विवाद? वो तो अथॉरिटी भी जरूरी है। तीसरी बात, विशेषज्ञता जरूरी है। जिस काम से जुड़े लोगों के बीच में समन्वय करना है, समन्वयकर्ता को खुद उस काम का जानकार या विशेषज्ञ होना जरूरी है। डॉक्टरों के बीच में समन्वय एक डॉक्टर ही तो करेगा। एक इंजीनियर को हम कहें कि जाके डॉक्टरों के बीच में कोऑर्डिनेशन करो, कैसे करेगा वो? तो जो जिस काम का जानकार है उसी काम में तो वो कोऑर्डिनेट कर सकता है लोगों को। और चौथी बात है प्रयोजन या लक्ष्य। संगठन के उद्देश्य क्या है, क्यों संगठन बना है, हम जो काम कर रहे हैं उनका पर्पस क्या है। जब तक हमें ये भी पता नहीं होगा तब तक भी हम बेहतर तालमेल नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति को अगर अपने लक्ष्यों की, उद्देश्यों की जानकारी होती है तो वैसे भी व्यक्ति अनावश्यक वाद विवाद में नहीं पड़ता है। वो चुपचाप केवल चिड़िया की आंख की तरह वही देखता है कि जो लक्ष्य है वो, बिना बात के विवादों में नहीं पड़ता व्यक्ति। हाँ, जब जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं हो तो चलो दो दो हाथ कर लेते हैं, किसी से किसी भी बात को लेके उलझ जाते हैं। भाई आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे, दिल्ली आए या जहां भी हैं, तो आपको पता है कि भी हमारा लक्ष्य क्या है, तो बिना बात के विवादों में नहीं पड़ना है, चुपचाप अपने काम से काम रखना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और नहीं है लक्ष्य पता तो कहीं किसी के साथ भी भिड़ जाए। तो ये चार बातें बहुत जरूरी हैं एक बेहतर समन्वय के लिए, और समन्वय जरूरी है संगठन की कार्यकुशलता के लिए। देखिए योगदान है बर्नार्ड का। अगला देखिए, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा का भी सिद्धांत, कुछ इस संदर्भ में भी बातें की हैं बर्नार्ड ने। पांचवा, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा का मतलब होता है व्यक्ति में काम करने की इच्छा शक्ति को जागृत करना, विल पावर बढ़ाना, ताकि व्यक्ति अपना काम बेहतर तरीके से संपन्न करे। इसे हम मोटिवेशन या अभिप्रेरणा की संज्ञा देते हैं। बर्नार्ड ने कैसे व्यक्ति को मोटिवेट किया जाए उसके लिए कई बातें की हैं। वो बातें हमने पढ़ ली हैं, यहां रिपीट है। कैसे व्यक्ति में काम करने की इच्छा होगी, कैसे व्यक्ति मोटिवेट होगा। एक देखिए, योगदान प्रतिफल संतुलन नियम। व्यक्ति संगठन के उद्देश्य प्राप्ति में जितना योगदान दे रहा है बदले में उतना प्रतिफल मिलता रहे, करेगा व्यक्ति काम। हमें काम के बदले पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे काम? क्यों हमें काम करने की इच्छा नहीं होगी? रिटर्न मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहे हैं हमें, तो हम करते हैं काम। दूसरी बात, प्रतिफल आर्थिक भी होगा और गैर आर्थिक भी होगा, पैसा भी मिलेगा, इज्जत सम्मान भी मिलेगा, तो क्या चाहिए व्यक्ति को? क्यों नहीं करेगा कोई काम? भाई आप संगठन में उसे जो भी सैलरी तय है, जितना उसका काम है, उसके बदले में पैसा भी दे रहे, साथ में आप उससे अच्छे से बात करते हो, उसकी भावनाओं समस्याओं का ख्याल रखते हो, क्यों नहीं करेगा काम? वो क्यों इच्छा नहीं होगी काम करने की उसमें? तीसरा, सत्ता की स्वीकृति विचारधारा, मतलब आप अपने आदेश उसके ऊपर थोप नहीं रहे हो, बल्कि उसकी स्वीकृति के ऊपर आदेश छोड़ रहे हो। ऐसे आदेश दे रहे हो जो संगठन के हित में है, ऐसे आदेश दे रहे हो जो उस व्यक्ति के हित में है, तो क्यों नहीं करेगा व्यक्ति काम?
और साथ साथ प्रलोभन दे रहे हो आप, तो प्रलोभन के द्वारा तो हमने कहा ऐसे काम भी हो जाएंगे, ह्यूमन बॉम्ब भी बना दोगे आप तो। अब इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है? अगर किसी को हम ह्यूमन बॉम्ब बना दे रहे हैं तो किस लेवल के मोटिवेशन दे रहे हैं हम? प्रलोभन। तो ये सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनको यूज करके हम व्यक्ति में काम करने की इच्छा को पैदा कर सकते हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो एक ये कंट्रीब्यूशन है चेस्टर बर्नार्ड का। अगला है औपचारिक अनौपचारिक संगठन। तो ये स्लाइड में कुछ ज्यादा नहीं है क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी हम जानते हैं। बर्नार्ड ने औपचारिक और अनौपचारिक संगठन को एक दूसरे का पूरक माना है। ये हम पहले ही इन जनरल पढ़ चुके हैं, यहां बर्नार्ड का वही विचार है, तो इसलिए स्लाइड को हमने खाली छोड़ा, बातें रिपीट करने का मतलब नहीं था। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनका नेचर क्या है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। वास्तव में एक के बिना दूसरे के अस्तित्व का बहुत कोई औचित्य नहीं है। औपचारिक संगठन या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो निर्धारित उद्देश्य प्राप्ति के लिए जानबूझकर स्थापित किए जाते हैं। तो बर्नार्ड ने कहा कि ये आर्टिफिशियल या कृत्रिम होते हैं क्योंकि ये निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जानबूझकर स्थापित किए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल या कृत्रिम होते हैं। जबकि अनौपचारिक संगठनों का आपसी संबंधों के आधार पर स्वाभाविक विकास होता है। ये अपने आप डेवलप होते हैं, जानबूझ के नहीं बनाए जाते। मतलब ये बर्नार्ड ने कहा कि नेचुरल होते हैं या प्राकृतिक होते हैं, ये अपने आप बनते हैं। नहीं नहीं, वो अब इन जनरल हमने बताया था। बातें लगभग वही है वो तो। और दोनों पूरक हैं सो हम जानते हैं, और यहां बर्नार्ड ने कहा है तो ए प्लस बी तो है ही। तो फिर यहां देख सकते हैं हम कि ए प्लस बी। टेलर ने औपचारिक पे बल दिया, मेयो ने अनौपचारिक पे बल दिया, बर्नार्ड दोनों को पूरक मानते हैं, तो ए प्लस बी फिर है यहां। तो एक ये कंट्रीब्यूशन है। और लास्ट एक देखेंगे जो बर्नार्ड की किताब का नाम था द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के कार्य। तो बर्नार्ड ने कार्यपालिका के 3 कार्य बताए हैं जो कि उनकी किताब का नाम भी है।
द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के कार्य। तो 3 कार्य बताए बर्नार्ड ने कार्यपालक के। कार्यपालक मतलब संगठन के टॉप लेवल पे बैठा व्यक्ति, एग्जीक्यूटिव। क्या करता है वो? तो अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड 3 काम करता है वो मुख्य रूप से। पहला काम है कम्युनिकेशन सिस्टम या संगठन के भीतर संप्रेषण तंत्र कायम करना। दूसरा काम है व्यक्तियों से आवश्यक सेवाएं लेना, जो भी सर्विसेज हमें चाहिए है वो प्राप्त करना व्यक्तियों से। और तीसरा काम है संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण करना। बर्नार्ड के अनुसार एग्जीक्यूटिव या जो एडमिनिस्ट्रेटर है, संगठन के टॉप लेवल पे बैठा व्यक्ति है, मूलतः उसे अपने संगठन के लिए इन 3 कार्यों को संपन्न करना होता है। संगठन के भीतर संप्रेषण तंत्र कायम करना, उसमें फिर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है संगठन की योजना अथवा संगठन की स्थिति को परिभाषित करना। क्या संगठन होगा, कैसा संगठन होगा, उसका नेचर क्या होगा, ये सारी बातें। दूसरा, उस संगठन में कर्मचारियों की व्यवस्था करना, वही जो संगठन के 5 तत्व हम जानते हैं, उद्देश्य, संरचना, तकनीक, व्यक्ति। तो व्यक्तियों की व्यवस्था करनी है, पूरे संगठन की एक प्लानिंग, एक योजना बनानी है, उसका स्ट्रक्चर, उससे जुड़ी हुई टेक्निक्स क्या, ये सारी चीजें। और फिर चूंकि औपचारिक अनौपचारिक एक दूसरे के पूरक हैं, तो हमें अनौपचारिक संगठन भी उसमें बनाने हैं, मतलब व्यक्ति की भावनाओं, पसंद नापसंद, फीलिंग्स का भी ध्यान रखना है। तो एक ये काम। दूसरा काम व्यक्तियों से आवश्यक सेवाएं लेना, तो इसमें 2 पॉइंट देख रहे हैं आप। एक कि जिन लोगों को हमने संगठन में शामिल किया है उनके बीच में बेहतर संबंध बनाए जाएं। और जब वैसे संबंध बन जाएं तो फिर लोगों से हम सेवाएं, उनका कंट्रीब्यूशन प्राप्त करें। और तीसरा काम देखिए रहे कि संगठन के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उन्हें परिभाषित करें, व्यक्तियों को बताएं कि संगठन क्यों बनाया गया, उसके क्या लक्ष्य हैं। तो ये कार्यपालिका के कार्य, फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो कि किताब का नाम भी है। तो ये था चेस्टर बर्नार्ड का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ चेस्टर बर्नार्ड। हो गया है। एनालिसिस करेंगे जैसा सारे विद्वानों में हम करते हैं। चेस्टर बर्नार्ड के
योगदान का विश्लेषण। लगभग चीजें अब तक हम जान चुके हैं, अब तो काफी हम पढ़ चुके हैं थिंकर्स, कई सारे थिंकर, उनकी आइडियोलॉजीज, अप्रोचेस सब हम समझ रहे हैं। सो 4 टॉपिक जो हम करते हैं, विशेषताएं, फीचर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और रेलिवेंस, लगभग सब कुछ हम जानते हैं अब तक। सबसे पहले विशेषताएं हैं, लिखा कुछ नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है, बस एक लाइन लिखी है, 2 शब्द लिखे हैं विशेषताएं में। जो खुली प्रणाली हमने पढ़ा है B/A+B, वो सारी विशेषताएं यहां देख सकते हैं चेस्टर बर्नार्ड के योगदान में। औपचारिक, अनौपचारिक, पूरक, आर्थिक और गैर आर्थिक तत्व, योगदान और प्रतिफल में संतुलन, संगठन और व्यक्ति दोनों को एक साथ लेकर चलना। लेकिन कई बातें बी की भी हैं कि खुली प्रणाली, स्वीकृति विचारधारा, मानवीय दृष्टिकोण, वाई विचारधारा, लोकतांत्रिक तरीका, कुछ चीजें बी वाली भी हैं और कुछ A+B वाली। सकारात्मक पक्ष में एक ही पॉइंट है, उसकी व्याख्याएं हैं। देखिए आपकी बर्नार्ड के पहले जितने सिद्धांत आए थे सब सिंगल साइडेड थे या एक पक्षीय थे। टेलर से लेके मेयो तक देखें सब सिंगल साइडेड है। टेलर, बेवर, फ्योल, गुलेक, इन्होंने बात की है फॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मैकेनिकल अप्रोच। मेयो आए हैं, उन्होंने बात की है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। पहली बार बर्नार्ड ने ऐसा किया है कि उन एक पक्षीय सिद्धांतों को आपस में मिलाया है और सबको साथ लेकर चले हैं। और यही इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड है कि इनका सिद्धांत पिछले सिद्धांतों की भांति एक पक्षीय या सिंगल साइडेड नहीं है। कैसे? तो हम देख रहे हैं, औपचारिक रिपीट होनी है बातें सब जो हमने अभी पढ़ी। औपचारिक, अनौपचारिक, पूरक, योगदान, प्रतिफल, संतुलन, प्रतिफल आर्थिक भी और गैर आर्थिक भी। तो देख लीजिए आपकी एकीकरण है, तथ्य प्लस मूल्य, भावनाओं की भी बात हो रही है। तो आप वही कुछ पॉइंट उठा के यहां लिखेंगे आप पॉजिटिव में। सत्ता की स्वीकृति विचारधारा, वो भी पॉजिटिव है, तो वो आप यहां कॉपी कर लीजिए। जान रहे हैं सब हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़े, नकारात्मक पक्ष या कमियां। सो पहली बात तो जो आपको ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हम ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे कमियां कम होती जानी है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल थिंकर्स थे उन्होंने जीरो से काम शुरू किया है। उन्हें काम किए हुए समय ज्यादा हो गया है। उस समय उनके पास बहुत कुछ अनुभव नहीं थे, पहले से कुछ सिद्धांत नहीं थे, सब कुछ उन्हें अपने दम पे करना था। लेकिन बाद के विद्वानों के लिए तो समय भी एडवांस हो गया, पुराने एक्सपीरियंस भी थे बेस के रूप में, उसको आधार बना लिया उन्होंने।
देखिए, आप टेलर जब आए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी तो पहली थ्योरी थी, मतलब जीरो से काम किया उन्होंने। और मेयो, मेयो ने तो केवल टेलर के साइंटिफिक को सामने रखा, उसमें कमियां देख के बता दी। तो मेयो ने जीरो से काम तो नहीं किया। फिर भी आप देखें कि जितनी कमियां टेलर में थी, लगभग उतनी ही कमियां मेयो में हो गई। टेलर भी सिंगल साइडेड अप्रोच लेके आया और मेयो भी वही। तो अगर ईमानदारी से कहा जाए, हमसे पूछा जाए कि टेलर जीनियस या मेयो, तो वास्तव में हमें टेलर को जीनियस मानना चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने तो तब काम किया मेयो से 30 साल 40 साल पहले। कुछ नहीं था, ब्लैंक पेपर था, जीरो, और तब भी इतनी बड़ी थ्योरी दे गया। मेयो के सामने तो सब कुछ था, टेलर उसी को काट छांट करनी थी, हेर फेर करना था, और फिर भी इतनी कमियां रह गई। तो मेयो नहीं कहलाएंगे जीनियस, जीनियस टेलर कहलाएंगे। और बर्नार्ड तो अब इनके सामने तो और हैं सब। भाई 38 में थ्योरी दे रहे हैं, हॉर्थन एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। और फिर जब 48 में जब किताब लिख रहे हैं, तब तक तो देखिए कितने सारे, मेयो का ह्यूमन रिलेशन भी आ गया है। उसके पहले हम देखेंगे कि अभी 45 में हर्बर्ट साइमन भी आ जाएंगे, 43 में अब्राहम मैस्लो भी आ जाएंगे। तब आपके सामने तो कितने सारी थ्योरी जो विद्वान हैं, उसके बाद अपनी बातें कह रहे हैं आप। फिर भी अगर आप गलतियां करोगे, कमियां करोगे, तो आप तो बेवकूफ कहलाओगे। हमेशा ऐसा कहा जाता है कि हर आगे आने वाला विद्वान पीछे के विद्वान के कंधों पर बैठ के आगे बढ़ता है। पीछे के विद्वान के कंधों पर बैठ के आगे बढ़ना मतलब कि एक बेस होता है उसके पास, उसके आधार पर वो अपने सिद्धांत देता है, विचार देता है, तो उसमें कमियों की संभावना कम होती है। तो हर आगे आने वाला विद्वान अपने पैरों पे नहीं चल रहा है, बल्कि वो दूसरे के कंधों पे बैठ के आगे बढ़ रहा है। तो फिर गिरने का डर कम है, मतलब कमियों की गुंजाइश कम हो जाती है। तो इसीलिए अब हम चूंकि आधुनिक तरफ आ गए हैं, बर्नार्ड के पहले इतने सारे सिद्धांत तो सिद्धांतकार आ चुके हैं, तो एज सच बर्नार्ड में कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। इन्होंने तो दूसरों की कमियों को दूर किया है। लेकिन फिर भी हर अच्छी चीज एब्सोल्यूट तो कुछ नहीं होता दुनिया में, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, थोड़ा बहुत लूप। तो इसलिए दो चार कमियां हैं। लेकिन देखिए, अभी तक हम 10-10 12-12 कमियां करते थे, अब केवल 3-4 बातें लिखी हैं। मेयो तक कितनी सारी कमियां हमने करी, 10-10 12-12, टेलर, बेवर, मेयो, यहां 3-4 पॉइंट है। तो पहली कमी क्या है कि बर्नार्ड ने संगठन को सहकारी व्यवस्था माना, कोऑपरेटिव सिस्टम। लेकिन सिस्टम हमेशा कोऑपरेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। कल हम बात कर रहे थे आपसे कि संगठन में सारे लोग मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ताकि एक दूसरे की कमियां या सीमाएं दूर हो जाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लें। हमने दो एग्जाम्पल दिया आपको, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जाम्पल दिया, और एक आप ही से जोड़ के कहा कि आप लोग 4 लोग 5 लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ताकि मिलजुल के जल्दी काम हो जाए। 20 महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, 100-100 200-200 रुपए इकट्ठा करती हैं एक ग्रुप बना के, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से, या 1000 रुपए या जो भी। लेकिन हमेशा सब एक दूसरे के इतने सहयोगी हों ये जरूरी नहीं होता। कई बार जो 20 महिलाओं या महिलाओं में तो कम होता है, 20 पुरुषों ने ग्रुप बनाया, कमेटी सिस्टम हम लोगों के देश में कई राज्यों में चलता है, या चिट फंड वगैरह, तो देखिए कि लोगों ने ग्रुप बनाया, 1 लाख 2 लाख इकट्ठा हुआ, रातों रात खा के भाग गए। तो ये भी खूब होता है। चिट फंड घोटाले तो कितने होते हैं हम लोगों के देश में।
तो हमेशा मानसिकता उतनी अच्छी हो कि दूसरे का सहयोग करना है, चीट नहीं करना है, ऐसा हमेशा देखने को नहीं मिलता। ग्रुप में जो 10 हैं, 10 में एक दो तो ऐसे जरूर निकल आते हैं कि उनके दिमाग में तो यही चल रहा है कि कैसे इनसे फायदा ले लो, अपना कुछ नहीं बताओ। तो आप ग्रुप बनाते हो ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो 5 में पांचों उतने अच्छे हों, बड़े दिल वाले, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक आध ऐसा जरूर होता है कि इन चारों से तो ले लेना है, इनका अपना नहीं बताना है। बर्नार्ड ने इस वास्तविकता को नजरअंदाज किया है। तो एक ये आलोचना की गई है बर्नार्ड की। दूसरी आलोचना की गई है प्रलोभन, वो तो हमने पहले ही बताया कि प्रलोभनों की व्यवस्था तो इतनी खतरनाक है। पहले तो कह रहे बर्नार्ड ऐसे आदेश नहीं दीजिए जिनके अस्वीकृत होने की आशंका हो, लेकिन साथ में फिर जोड़ दे रहे धीरे से छोटा सा स्टार लगा के कि अगर विशेष परिस्थिति में देने पड़े तो प्रलोभन दे दीजिए। और प्रलोभन देके तो हमने कहा जहर खिला दो, ह्यूमन बॉम्ब बना दो, गलत काम भी करवा लो जो नहीं होने चाहिए। तो एक तरह से शोषण ही तो है। उच्च अधिकारी कहे अपने अधीनस्थ से कि उनके ऑफिस में जाना है, चुपके से उनकी वो फाइल लाना है कि रात में करप्शन या जूही, हम तुम्हारा प्रमोशन करवा देंगे। तो हो रहा गलत काम की नहीं हो रहा, तो प्रलोभन के द्वारा तो कुछ भी करवा लो फिर। तो सबसे ज्यादा आलोचना इसी की हुई है। तीसरा, स्वीकृति विचारधारा। अधीनस्थ ने माना तो सत्ता है, अधीनस्थ ने नहीं माना तो सत्ता नहीं है। हर परिस्थिति में यह नहीं चल सकता। हर आदेश को हम अधीनस्थ की स्वीकृति के ऊपर नहीं छोड़ सकते। कई बार हमें बेवर की फॉर्मल लीगल अथॉरिटी का यूज करना होता है। हम आदेश दें, आप चुपचाप मान लें, वही आपके हित में है। हर आदेश को हम आपके एक्सेप्टेंस के लिए नहीं छोड़ सकते। आप अगर उतने समझदार होते, अपना अच्छा बुरा समझ पाते, तो फिर कहना ही क्या था, आप सबऑर्डिनेट ही क्यों होते, आप भी बॉस होते, सीनियर पद पे बैठे होते। तो हमें बेवर की सत्ता का भी कई जगह यूज करना होता है, जहां दबाव डाला जाए, नियम कानून हो, अधीनस्थ चुपचाप उन्हें फॉलो कर ले। कई जगह ठीक है बर्नार्ड भी कि चलो अधीनस्थों से जुड़ा मैटर है, उनसे पूछ लो, उनकी स्वीकृति ले लो। हर आदेश में लेकिन नहीं हो सकता ऐसा। और प्लस एक आलोचना उनकी किताब की गई है, ये आप समझ नहीं सकते क्योंकि हमने तो उनकी किताब के कुछ छोटे से पार्ट को बस जाना समझा है। कई विद्वानों ने आलोचना की है जिन्होंने उनकी पूरी किताब पढ़ी कि उनकी वो जो किताब है फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, उसमें उन्होंने कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं दिए हैं किताब में। तो ये बस किताब की आलोचना है उनकी, उससे हमें बहुत मतलब नहीं है। लेकिन वह चूंकि हमने कहा कि अब कुछ करनी थी आलोचना है, तो इसलिए वो भी हमने यहां लिख दिया। तो ये 3-4 कमियां हैं। और लास्ट, बर्नार्ड की वर्तमान समय में प्रासंगिकता, बातें लगभग रिपीट हैं। चूंकि आप देख रहे हैं बर्नार्ड बराबर टेलर प्लस मेयो, तो बस यहां भी सारी वही बातें होनी है, टेलर प्लस मेयो। टेलर हमने पढ़ लिया, मेयो पढ़ लिया, तो बर्नार्ड तो हम जान ही गए, और बर्नार्ड भी पढ़ ही लिया। तो एक तरफ बर्नार्ड के योगदान लिखे हैं, दूसरी तरफ वर्तमान समय की कुछ बातें हैं। वर्तमान समय में ज्यादा हमने नहीं लिखा, इसीलिए क्योंकि वो टेलर मेयो में हम काफी डिटेल बातें कर चुके हैं। पहला है संगठन एक सहकारी व्यवस्था। कल ही हमने बता दिया आपको वर्तमान से जोड़ के, सबसे अच्छा उदाहरण सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। 10-20 महिलाएं इकट्ठी होती हैं, उद्देश्य समान होता है, एक दूसरे का सहयोग करती हैं ताकि मिलजुल के अपने उद्देश्य पूरे कर लें।
दूसरा योगदान प्रतिफल संतुलन, बस इतना लिख दिया हमने, आज भी उपयोगी है। कैसे? तो वो तीसरा पॉइंट वहीं से जुड़ा हुआ है। सरकार वेतन भी देती है, पुरस्कार भी देती है, सम्मान भी देती है, अवकाश भी देती है, वेतन में बढ़ोतरी भी करती है। पर्पस यही होता है कि कर्मचारी असंतुष्ट ना हो, योगदान और प्रतिफल के बीच में संतुलन बना रहे। तो दूसरा तीसरा जुड़ा है बेसिकली। प्रतिफल आर्थिक भी, गैर आर्थिक भी, सो फिर जान रहे आप। वेतन भी, पुरस्कार भी, सम्मान भी, भावनाओं का आदर सम्मान भी, संबंधों की मधुरता भी, सब कर रही है सरकार। वो मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश हो, चाहे वो सैलरी हो, तरह तरह के पुरस्कार हो। अगला देखिए, सत्ता की स्वीकृति विचारधारा, उससे जोड़ दिया है हमने भागीदारी को। कैसे? देखिए, आदेश अधीनस्थों की स्वीकृति के ऊपर। अधीनस्थ आदेश को स्वीकृत कब करेंगे? जब आदेश उनके हित में होंगे। और अधीनस्थों का हित क्या है, यह आपको कैसे पता लगेगा? जब आप उन्हें निर्णयों में भागीदार बनाएंगे। तो मतलब स्वीकृति विचारधारा में भागीदारी शामिल है। और वर्तमान समय में भागीदारी कैसे है तो हम जानते हैं, वो संगठनात्मक स्तर भी और कम्युनिटी लेवल या सामुदायिक स्तर भी। मेओ में डिटेल हम पढ़ चुके हैं, कॉपी करना है आपको। तो इसीलिए केवल भागीदारी लिख के छोड़ दिया हमने। प्रलोभनों की व्यवस्था हमने तो नेगेटिव एग्जाम्पल लिख दिया, आपको दोनों दिखाने हैं कि प्रलोभन देके हम व्यक्ति को मोटिवेट कर पाते हैं, अच्छे काम भी बुरे काम भी। तो एक ह्यूमन बॉम्ब हमने लिख दिया कि भाई अब देखिए प्रलोभन से ही हो रहा है। सकारात्मक भी, भाई प्रेरणा है, प्रोत्साहन है, लोग माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाते हैं, तिरंगा लहराते हैं, सीमाओं पे अपनी जान भी गंवाते हैं, तो मोटिवेशन ही तो है उन्हें। वही देशभक्ति और आदर्श लाभ जैसे जो प्रलोभनों की हम बात कर रहे हैं, तो उसी वजह से तो है कि लोग सीमा पे अपनी जान गंवाने से, एवरेस्ट चढ़ने से भी नहीं डर रहे। तो प्रलोभन है उनके लिए, सबसे बड़ा प्रलोभन तो देशभक्ति। ह्यूमन बॉम्ब मर रहे तो उसके लिए भी तो पाकिस्तान वही सिखाता है, धर्म के नाम पे जिहाद या जो जो चीजें, तो प्रलोभन। तो हमने कहा वो दोनों पॉजिटिव भी निगेटिव। औपचारिक, अनौपचारिक, पूरक। तो फिर आप किसी भी औपचारिक संगठन का नाम लिखिए, टेलर ने बताया MTNL, BSNL, एयर इंडिया, कोई भी, और दिखाइए कि उसके अंदर कैसे लोगों के क्लब बने हैं, पार्टियां होती हैं, पिकनिक पे जाते हैं लोग। तो साथ साथ चलती हैं चीजें, औपचारिक भी अनौपचारिक भी। और समन्वय की तो रोज ही बात करते हैं। तो वही है फिर सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के बीच में समन्वय, केंद्र राज्य में समन्वय। तो ये आप चेस्टर बर्नार्ड की प्रासंगिकता दिखा सकते हैं वर्तमान समय में। तो ये था व्यवहारवादी सिद्धांत, और उसमें चेस्टर बर्नार्ड का योगदान। आज यहीं तक। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना है? क्लियर है सब? कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं।
कुछ नहीं पूछना, सब क्लियर है? चलिए, सब क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। फिर रोक रहे हैं आज यहीं, मंडे को मिलेंगे। टॉपिक होगा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट या भागीदारी प्रबंध। और जो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट या भागीदारी प्रबंध है, ये टॉपिक बीपीएससी में नहीं है। तो जो लोग केवल बीपीएससी वाले हैं, यूपी में भी नहीं है, यूपी में भी नहीं है, बीपीएससी में भी नहीं है, यूपीएससी में है। तो जो लोग केवल बिहार वाले हैं, केवल यूपी वाले हैं, वो मंडे और वेडनेसडे 2 दिन चलेगा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ट्यूसडे चूंकि 26 जनवरी है तो छुट्टी रहेगी, तो मंडे और वेडनेसडे छुट्टी कर सकते हैं बीपीएससी वाले। 3 थिंकर हम पढ़ेंगे, वो सिलेबस में नहीं है, मतलब बीपीएससी में नहीं है सिलेबस में। डगलस मैकग्रेगर, रेंसिस लिकर्ट और क्रिस अर्गिरिस, वो बेसिकली हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं। तो बीपीएससी वाले नहीं करें। यूपी वालों की इच्छा है करना या नहीं करना, बीपीएससी वालों को जरूरत नहीं है तो वो नहीं करें। और तब उसके बाद फिर लास्ट थ्योरी होगी व्यवस्था, सिद्धांत या प्रणाली दृष्टिकोण, सिस्टम अप्रोच। वो है, बिहार में भी है, वो यूपी में भी है, और आईएएस में तो खैर है ही। ठीक है, तो अगली 2 क्लास सोमवार और बुधवार पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। सो आज इतना ही, मंडे को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं जी।